नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन से होगा। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में मलेशिया के मौजूदा चैंपियन ली जीजिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले प्रकाश नाथ ने 1947, प्रकाश पादुकोण ने 1980 और 1981 और पुलेला गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है और 1980 में प्रकाश पादुकोण और 2001 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीत चुके हैं। तो सबकी नजर इस समय इस टूर्नामेंट पर लगी हुई है और आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की इस खास रिपोर्ट में। आज सभी बैडमिंटन प्रेमियों की निगाहें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल पर लगी होंगी, जहां भारत के लक्ष्य सेन ने अपना स्थान बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सेमीफाइनल में सेन ने मौजूदा चैंपियन मलेशिया के ली जीजिया को 21-13, 12-21, 21-19 से हराया। सेमीफाइनल में लक्ष्य ने 1 घंटे 16 मिनट में जीत हासिल की। सेमीफाइनल का ये मुकाबला कई मायनों में अहम रहा। सबसे पहले तो ये बता दें कि ली जीजिया की फिलहाल इंटरनेशनल रैंकिंग 7 है, जबकि लक्ष्य 11वें स्थान पर मौजूद हैं। यानी उन्होंने अपने से कहीं उच्च वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। लक्ष्य इस मुकाबले से पहले भी इसी चैंपियनशिप में दुनिया के तीसरी रैंकिंग के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन और 5वें नंबर के एंथनी गिंटिंग को भी हरा चुके हैं। लक्ष्य की जीत इस मायने में भी अहम रही कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले वे केवल 5वें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले प्रकाश नाथ 1947, प्रकाश पादुकोण ने 1980 और 1981 और पुलेला गोपीचंद 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला वर्ग में साइना नेहवाल भी 2015 में इस प्रतिस्पर्धा का फाइनल खेल चुकी हैं। 1980 में प्रकाश पादुकोण और 2001 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को अपने नाम कर चुके हैं। आज बर्मिंघम में होने वाले फाइनल मुकाबले में सेन का लक्ष्य इन दोनों खिलाड़ियों की बराबरी करने का होगा। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, लक्ष्य प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ने जो इतिहास रचा था उसकी बराबरी करने का है और जिस तरह का मनोज लक्ष्य सेन इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि आज भी उनका जो प्रदर्शन है वो एकदम ऐतिहासिक होगा। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। 21 साल का लंबा इंतजार होता है और ये सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। जहां तक ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर कोई बैडमिंटन का है जी, और जिसके साथ एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, परंपरा जुड़ी हुई है और वो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने जो परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही आला दर्जे का किया है। कभी वर्ल्ड नंबर 3 को हराया, कभी उन्होंने पिछले चैंपियन मलेशियाई खिलाड़ी को हराया जो वर्ल्ड नंबर 7 थे। और अच्छी बात यह है, जैसा आपने बताया, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंडिया ओपन का टाइटल जीता, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर जर्मन ओपन आया। जर्मन ओपन में जिस खिलाड़ी से उनका आज मुकाबला होना है ओलंपिक चैंपियन से, उसी ओलंपिक चैंपियन को उन्होंने हराया था जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में। और अब ये तीसरा लगातार उनका फाइनल है ऑल इंडिया ओपन, जर्मन ओपन और ऑल इंग्लैंड ओपन के रूप में। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जिस तरह का सेमीफाइनल में भी उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, 21-13, 12-21, हालांकि सेकंड सेट हार गए थे, फिर इसके बाद 21-19 से उन्होंने हराया। पहला सेट काफी अंतर से जीते और काफी हावी रहे अपने प्रतिद्वंदी पर। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य सेन का जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर है। और अगर हम आज के मुकाबले में देखें तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या एक्सेल्सन की स्ट्रेंथ है जिसके आगे एक तरफ वर्ल्ड नंबर 11 का प्लेयर है और एक तरफ वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है, जो इसके पहले वो उनको हरा भी चुके हैं, तो उनका जो जज्बा है, उनके जो हौसले हैं वो काफी बुलंद हैं। जी हाँ, एक बार हराया जरूर है, 4 बार वो हारे भी हैं। हेड क्रॉस कोर्ट शॉट जो है उसकी बहुत बड़ी उनकी विक्टर की ताकत है
और ये एक तरह से बड़ा इम्तिहान होगा उनका, डिफेंस का उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और वहीं अगर लक्ष्य सेन की बात करें तो उनका नेट पर बहुत ही शानदार खेल रहा है। नेट कंट्रोल उनका बहुत अच्छा है, काउंटर ड्रिबल उनका बहुत अच्छा है, डिफेंस तो उनका बहुत आला दर्जे का है ही, क्रॉस कोर्ट स्मैश उनके बहुत अच्छे हैं, हाफ स्मैश करते हैं, ड्रॉप शॉट करते हैं। यानी नेट का खेल जो है वो मैं समझता हूं विक्टर के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, खासकर लक्ष्य के सामने। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑल आउट अटैक उन्हें करने होंगे। और एक जो जहां मामला पेच फंसता हुआ जो मुझे दिख रहा है वो ये कि कितनी जल्दी आप रिकवरी करते हैं, क्योंकि इसी खिलाड़ी के साथ जब जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में इनका मुकाबला हुआ था तो वो 3 गेम तक चला था और उसका जिसे कहते हैं पूरी इन्होंने अपनी ताकत झोंक दी थी उस मुकाबले में, और उसका असर अगले ही मुकाबले में फाइनल में उन पर साफ तौर पर दिखाई दिया था। तो अब क्योंकि इन्होंने जो अभी मुकाबला जीता है 3 गेम में जीता है और वो स्ट्रेट जीते हैं विक्टर, पिछला मुकाबला सेमीफाइनल, तो अगर इनकी रिकवरी रेट ठीक ठाक रहा तो फिर ये कड़ी चुनौती दे सकते हैं। नहीं तो एक चुनौती ये भी बनने वाली है कि उनकी रिकवरी कितनी जल्दी होती है। बिल्कुल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच आज होने वाला है और जितने भी बैडमिंटन प्रेमी हैं उनकी निगाहें इस पर लगी होंगी। हम भी आपको इसके ताज़ा अपडेट अपने बुलेटिन्स में देते रहेंगे। और इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने पर लक्ष्य सेन को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन लक्ष्य के नाम होगा। जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल 63वें मिनट में नीतू लिंडा ने किया। इस जीत के बाद भारत ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 2 मैच के बाद उसके 6 अंक हैं। पहले मैच में भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया था। भारत का अगला मुकाबला अब जो कल नेपाल से होने वाला है, इस पर सबकी नजरें हैं। मनोज जी बिल्कुल, और पिछला मुकाबला इससे पिछला जो है वो जीते हैं, बिल्कुल भारतीय टीम एक तरफा अंदाज में जीती है। और मुझे देखकर ये भी बहुत अच्छा लगा कि इसी बांग्लादेश की टीम से हम पिछले इस चैंपियनशिप के पड़ाव में हारे थे, तो इस तरह से हमने वो हार का हिसाब भी चुकता कर लिया। और अब नेपाल है, नीतू ने जिस तरह से गोल किया ये पहले भी कई बार भारत के लिए उपयोगी साबित हुई हैं। तो एक अच्छा टीम वर्क और एक लगातार जो इनको मौके मिल रहे हैं भारतीय महिला फुटबॉल टीम को, वो बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं आज के दौर में। बिल्कुल, तो ये तो बात थी सैफ अंडर 18 महिला की, और जिसमें भारत का अगला मुकाबला कल नेपाल से होना है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो कि इस साल नवंबर में कतर में 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। ये पहली बार है जब फुटबॉल वर्ल्ड कप किसी गल्फ कंट्री में खेला जा रहा है। इसके लिए कतर ने अपने 8 स्टेडियम को एयर कंडीशन बनाया है, और जैसा कि खाड़ी देशों में रेगिस्तान की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम में एयर कंडीशन लगवाए गए हैं। और तमाम तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वर्ल्ड कप के लिए जरूरी होता है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। मनोज, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप को काफी करीबी से कवर किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत रोमांचक मुकाबले होते हैं, पूरी दुनिया भर का जमघट एक साथ होता है, 32 टीमें होती हैं। और अब क्योंकि एशियाई महाद्वीप में ये मुकाबले हो रहे हैं, तो एशिया, क्योंकि जब यूरोप की बात होती है, लैटिन अमेरिका की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो एशियाई उपमहाद्वीप है ये थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से कोरिया एक मौके पर सेमीफाइनल तक पहुंचा, और ईरान और सऊदी अरब, इन तमाम देशों में फुटबॉल की एक अच्छी खासी परंपरा रही है और लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। उससे इस आयोजन में मैं समझता हूं 4 चांद लगने वाले हैं। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं आईएसएल की। गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हैदराबाद फुटबॉल क्लब का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। केरल की टीम 2014 और 2016 में इस टूर्नामेंट की उप विजेता रही है, और खास बात यह है कि ये मुकाबला इस समय, जबकि स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 होने वाले हैं, और ये मुकाबला इस समय जस्ट अभी शुरू हो रहा है। और खास बात यह है कि गोवा सरकार ने फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को मैच देखने की अनुमति दी है। और
काफी वहां पे जो माहौल है इस समय, दोनों टीम्स के जो सपोर्टर्स हैं वो पूरी अपनी लय में हैं। और जैसा कि अभी तक ये पहला मतलब इसका इतने दिनों से हम लोग इंडियन सुपर लीग को इस कार्यक्रम में कवर करते आए हैं और आज अपने अंजाम पे पहुंचने जा रहा है और आज ये फैसला हो जाएगा कि कौन इसका विजेता होता है। और दोनों ही टीमें अगर जीतती हैं तो फर्स्ट टाइमर होंगी। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइमर होंगी। और इन दोनों के बीच में जब भी मुकाबले होते हैं बहुत संघर्षपूर्ण होते हैं। 6 मुकाबले हुए हैं, 3 हैदराबाद ने जीते हैं, 3 केरल ब्लास्टर्स ने जीते हैं। और 2019 में डेब्यू के बाद पहली बार हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची है दूसरे ही वर्ष, और वो भी एटीके मोहन बगान को हराकर। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, विलक्षण बात है। और वहीं केरल ब्लास्टर्स की अगर हम बात करें तो तीसरा फाइनल जैसा कि आपने बताया जमशेदपुर एफसी को 2-1 से पराजित किया। हालांकि बाद का जो चरण था 1-1 से बराबरी पर था, लेकिन जो ओवरऑल एग्रीगेट देखा जाता है उसमें इस टीम ने जमशेदपुर पर जीत हासिल की है। और अब क्योंकि नाइजीरियाई खिलाड़ी बार्थोलोमेउ ओग्बेचे, उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 18 गोल उनके नाम रहे हैं। गोल्डन बूट की होड़ में वो सबसे आगे हैं। एड्रिन लूना, विकोमाल ओवेज, जेवियर सेवियो, इन सब पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो वही केरल ब्लास्टर्स की उम्मीदें एल्वारो वेस्क्विज और जोस परेरा पर टिकी होंगी। तो मैच बहुत ही संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद है। बिल्कुल। और ये जो फाइनल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज जो मैच जो टीम जीतेगी वो बनेगी इस पूरे टूर्नामेंट की विजेता। इंडियन सुपर लीग देश में पुरुषों की जो शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ इस टूर्नामेंट का आयोजन करता है और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड इसका जो कमर्शियल भागीदार है। तो कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का आज समापन हो जाएगा। और बात करते हैं बिलियर्ड्स की। भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। कतर के दोहा में कल आडवाणी ने भारत के ही ध्रुव सितवाला को 6-2 से हराकर 8वीं बार ये चैंपियनशिप जीती। आडवाणी का ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। इससे पहले आडवाणी ने म्यांमार के पॉक्सा को कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो अगर हम देखें तो मनोज, पंकज आडवाणी कुछ न कुछ इतिहास रचते ही रहते हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब जो है उन्होंने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। देखिए, अच्छी बात यह है कि वो बिलियर्ड्स के साथ साथ स्नूकर के खेल को भी बरकरार रखे हुए हैं। वहां भी कई खिताब वो अपने नाम कर चुके हैं। और जो ध्रुव सितवाला का आपने जिक्र किया, ये खिलाड़ी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ये भी एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है और उसको उन्होंने शिकस्त दी है। यानी जो युवा पौध जो आ रही है उनको आप शिकस्त दे रहे हैं। आपकी एज 36 वर्ष की है, उसके बावजूद आप युवा खिलाड़ी को अपने सामने टिकने नहीं दे रहे, जो कि इनिशियल स्टेज पर कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। तो ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात है। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर ये बता दिया है कि अभी भी वो ऑल टाइम चैंपियन है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। बात करते हैं क्रिकेट की। महिला विश्व कप क्रिकेट में आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 1 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 203 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 47 ओवर 2 गेंद में 9 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से नैटली सीवर ने 108 गेंद में 62 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड की इस हार ने सेमीफाइनल में नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने की उसकी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। न्यूजीलैंड अगर हम देखें तो मैथमेटिकल रूप से टूर्नामेंट से बाहर नहीं है। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच भारी अंतर से जीतना होगा, लेकिन इससे पहले उन्हें यह भी उम्मीद होगी कि अन्य लीग खेलों के परिणाम उनके पक्ष में जाएंगे। तो अब एक ऐसा इक्वेशन मनोज अगर हम देखें न्यूजीलैंड के लिए बन गया है कि वो क्वालिफाई कर सकती है या नहीं क्वालिफाई कर सकती है, इस पर एक प्रश्न है। लेकिन उसको दूसरी टीमों पर निर्भर भी रहना पड़ेगा, दूसरी टीमों के परिणाम पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड ने थोड़ा सा भारत का काम मुश्किल कर दिया है, चुनौतीपूर्ण हो गया है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत को अपने जो 2 मैच हैं जो अभी भारत को खेलने हैं बांग्लादेश से और साउथ अफ्रीका से, वो तो जीतने ही होंगे।
और इस वक्त अच्छी बात यह है कि भारत की रन रेट इंग्लैंड से अच्छी है, साउथ अफ्रीका से भी अच्छी है और इसको बरकरार रखना होगा। लेकिन इंग्लैंड को फायदा यह है कि उसको बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की एक अदना टीम से खेलना है, जो उसके लिए बहुत ही खुशियों का पैगाम लेकर आ सकती है। अगर वेस्टइंडीज भी जीतता है, भारत और इंग्लैंड भी अपने मैच जीतते हैं, तो नेट रन रेट पर मामला फंसेगा। इनमें से 2 टीमें थ्रू होंगी और इस वक्त इसका कुछ फायदा भारतीय टीम को है, लेकिन इसको बरकरार रखना होगा। बिल्कुल। और अगर हम न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को देखें कि मतलब यहां तक पहुंचकर और जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थीं, तो क्या आपको लगता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद न्यूजीलैंड? देखिए, 2 प्रमुख खिलाड़ी जो हैं उनके वो खेले नहीं जी। ताहुहू जो है हैमस्ट्रिंग की शिकार हो गई, डिवाइन जो है बैक इंजरी की शिकार हो गई और कोलैप्स हो गया एक बड़ा जबरदस्त। 69 रन में अगर कोई टीम 8 विकेट खो दे तब तो आप समझिए कि उसके हाल बेहाल होना बहुत ही स्वाभाविक है। हालांकि कोलैप्स इंग्लैंड का भी हुआ, लेकिन इंग्लैंड संभल गई और मुकाबले का जो परिणाम है वो महज 1 विकेट से इसका फैसला हुआ और ये 2013 के बाद पहला ऐसा मैच है जब 1 विकेट से मैच का फैसला हुआ हो। बिल्कुल। तो अब जो सेमीफाइनल, आपको क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? देखिए, अपने दोनों मैच जीतने होंगे भारत को और ना सिर्फ जीतने होंगे बल्कि नेट रन रेट को बना के रखना होगा, क्योंकि वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में आज के हालात में 3 में से कोई 2 टीमें पहुंचेंगी और एक टीम को शायद हो सकता है न्यूजीलैंड की तरह बाहर बैठना पड़े। लेकिन न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत ही लिटिल चांसेस हैं, ना के बराबर चांसेस हैं। वो बस दूसरे टीमों के जो इक्वेशन है उस पर उसे निर्भर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा कि बाकी टीम्स कैसे परफॉर्म करती हैं। और जो इसका पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका आखिरी मैच होना है उसमें भी इसको एक बड़े अंतर से जीतना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम कमजोर है अब, क्योंकि विमेन टीम जो है और मेन टीम में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि महिला क्रिकेट में बेशक वो बहुत लंबे समय से भाग ले रहे हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, लेकिन आज भी वहां महिला क्रिकेट बिल्कुल शैशव अवस्था में है। जी। एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 6ठी टीम एक क्वालिफायर टीम होगी, जिसके लिए संयुक्त अरब अमारात, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच मुकाबला इस वर्ष 20 अगस्त से शुरू होगा। हर 2 वर्ष पर होने वाली एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कोविड के कारण 2020 में आयोजित नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2018 में इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। अब तक ये प्रतियोगिता 14 बार हो चुकी है, जिसमें से 7 बार भारत को खिताबी जीत मिली है। तो करीब हम ये देख सकते हैं कि 50% जो मुकाबले हैं वो भारत ने जीते हैं। क्या कुछ लगता है इस बार आपको एशिया कप में? जब भी एशिया कप का जिक्र होता है ना, तो चर्चा सिर्फ भारत पाकिस्तान की होती है हिंदुस्तान में। और अब इन दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा और उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप में भी इन दोनों के बीच में मुकाबला होना है इस साल। तो यानी 2 मुकाबलों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस बार। बिल्कुल। और इस बार ही नहीं, हर बार ही टीम के पर इन दोनों पर ही निगाहें होती हैं। और अगर हम देखें तो श्रीलंका में आयोजित इस प्रतियोगिता का हो रहा है, तो एज अ होस्ट कंट्री श्रीलंका को क्या कुछ एडवांटेज मिलना है? देखिए, श्रीलंका की टीम जो है उनकी स्पिन बॉलिंग उनकी ताकत है। आपको स्पिन ट्रैक देखने को मिलेंगे। हालांकि अब तो पेसर्स भी उनके पास, लहरू कुमार से लेकर चामीरा, बहुत अच्छे तेज गेंदबाज भी आए हैं। तो ये टीम पुनर्गठन के दौर में है। मुझे लगता है ये दौर उनका जल्दी खत्म हो जाएगा और ये टीम तगड़ी टीमों को भी चुनौती देने का मादा रखती है भविष्य में। जी। और इसके अलावा यहाँ पे एक जो 6 टीम होगी जो कि क्वालिफायर टीम होगी, जिसमें संयुक्त अरब अमारात यूएई हो गया, कुवैत हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया। तो इनमें से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी। तो ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम इसके लिए क्वालिफाई करती है। जी हाँ, बिल्कुल। सिंगापुर के कई खिलाड़ी जो हैं अब पेशेवर लीग खेल रहे हैं और यूएई से अब कई खिलाड़ी आए हैं जो अब लीग खेलने लगे हैं। तो दुनिया भर में जो लीग चल रही हैं, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे बिग बैश लीग हो, आईपीएल हो, तो इसने इन खिलाड़ियों का काम थोड़ा आसान कर दिया है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।